पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 3 वर्ष पूरे, झारखंड में भी किसानों को मिला बड़ा सहारा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के छोटे किसानों का बड़ा संबल बनी यह योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर होने वाले व्यय समेत कई अन्य प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छात्र छात्राओं के बीच बांटी डिग्रियां। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सफलता के 3 वर्ष पूरे हो गए। 3 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के 3 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना देश के छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10-12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना, ये अपने आप में किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात है। साथियों, बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने झारखंड के कई किसानों की किस्मत बदल डाली है। केंद्र सरकार से मिलने वाले इस राशि का उपयोग कर किसान आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। राजधानी रांची के नगरीय क्षेत्र के किसानों ने भी इस योजना का लाभ उठाया है। सरकार से मिलने वाली सहयोग राशि पाकर क्षेत्र के किसान बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि से उन्हें संबल मिला है। या तो खाद गिराने के लिए होता है, पैसा वैसा घाटी बड़ी में काम चल जाता है। हाउस से मैं लगाया था और उस बिछड़ा से हमको करीब 30,000 का मुनाफा हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में बैंकों की अहम भूमिका है। ग्रामीण बैंक नगरी के प्रबंधक बताते हैं कि उनकी शाखा में बड़ी संख्या में किसानों के खाते में, जिनमें समय समय पर यह निधि आती रहती है। सारे आते हैं यहाँ पर, उसका बेनिफिट उठाते हैं और वो खुश होते हैं कि प्रधानमंत्री जी मुझे कुछ सम्मान दे रहे हैं। किसानों को योजना का लाभ लेने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए कृषक मित्र प्रभात महतो उन्हें हर संभव सहयोग देते हैं।
दस्तावेजी रूप में किसानों को सशक्त बनाए रखने में कृषक मित्र ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाते हैं। केवाईसी नहीं हुआ है, उनको केवाईसी करवा रहे हैं और केवाईसी के चलते किसानों का पैसा रुका हुआ है। जो हम लोग सभी कृषक मित्र केवाईसी करा के किसानों को का पैसा प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा हम लोग खाता पर भिजवाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत लाभुक किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्त में 6,000 रूपए की राशि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती है। यह राशि उनके लिए बीज, उपकरण, खाद जैसी सामग्रियां खरीदने में मददगार साबित होती है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3 से 4 वर्षों में देश में 700 से अधिक कृषि स्टार्टअप तैयार हुए हैं। कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आयोजित वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि बजट में कई गुना बढ़ोतरी की है। बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। माइक्रो इरिगेशन का नेटवर्क जितना सशक्त हो रहा है, उससे भी छोटे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई। कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडिल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मद में दिसंबर से मार्च तक होने वाले खर्च के लिए 1 अरब से ज्यादा राशि की स्वीकृति दी गई है। श्रीमती डाडिल ने बताया कि शहरी विकास, ग्रामीण विकास समेत कई विभागों को लेकर भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित उनके आवास पर सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। संघ के प्रतिनिधियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कदम उठाने का भरोसा दिया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले दिन कल राज्यपाल का अभिभाषण और शोक प्रस्ताव होगा। 3 मार्च को राज्य सरकार की ओर से बजट पेश किया जाएगा। सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने आज सर्वदलीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 14,148 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 30,009 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में 302 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,48,359 रह गई है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 47 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 101 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 566 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 11 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,76,52,31,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची का 10वां दीक्षांत समारोह आज संस्थान के नवनिर्मित
भवन में संपन्न हुआ। समारोह में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उन्होंने प्रबंधन के विभिन्न विधाओं में सफल छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और संस्थान के निदेशक शैलेंद्र सिंह ने सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। I am proud that you have taken the stage to lead global businesses in the future. I especially congratulate you, and I would like to encourage more women to take up studies in business administration and emerge as a business leaders. Start many certificate courses in Jharkhand. Other program which only Ranchi has participated. राज्य का पहला जैविक उत्पाद विपणन केंद्र कल से अस्तित्व में आ जाएगा। राज्य के कृषि मंत्री बादल इसका उद्घाटन करेंगे। ओफाज के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर MSA महाशिवालिंगा ने बताया कि राज्य में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत अनगरा प्रखंड में ओफाज और SFAC के सहयोग से जैविक उत्पादन विपणन केंद्र का गठन किया गया है। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने ईमेल के माध्यम से अपील और जमानत याचिका दायर करते हुए कोर्ट से अस्वस्थता के आधार पर जमानत की गुहार लगाई है। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अपील याचिका दायर कर उसमें जमानत की गुहार लगाई है। लालू प्रसाद डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपया के अवैध निकासी मामले में आरोपी हैं और झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपनी जमानत याचिका की सुनवाई के लिए गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रैंक के 11 अधिकारियों को प्रधान जिला जज के रूप में प्रोन्नत किया है। वहीं 16 न्यायिक अधिकारियों का तबादला भी किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद शकील ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने आज समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के तहत बनाए जा रहे UDID कार्ड की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने दिव्यांगता UDID कार्ड बनाने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार आज तक साझा कर सकते हैं। की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज शाम हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश
दर्ज की गई। कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। उन्होंने बताया कि 26 फरवरी तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश का अनुमान है। आपको उत्तरी और मध्य भाग में आपको हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग इवेंट्स देखने को मिलेंगे। 25 तारीख की बात करें तो राज्य के मध्य, दक्षिणी तथा उत्तर पूर्वी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ में आपको थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग इवेंट देखने को मिल सकते हैं। 26 तारीख केंद्र सरकार लगातार बेघरों को आवास देने की मुहिम में जुटी है। शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमिहीनों को भी किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले में आवास योजना की आधारशिला रखी। खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के जमुआ दाग में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की आधारशिला रखते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस योजना के तहत जिले में रहने वाले भूमिहीनों को किफायती दर पर 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। हर व्यक्ति सोचता है पर सामर्थ्य उसकी उस रूप में नहीं होती, साधन नहीं होती, तो उन्हें भी और समाज को भी कचोटती। आजादी के लंबे कालखंड में हमने एक बार इस देश में रोटी, कपड़ा और मकान सबके लिए हो, इसका नारा दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी बेघरों को मकान देने के लिए कटिबद्ध हैं। इस कड़ी में अब सभी जिलों में किफायती दर का फ्लैट तैयार किया जा रहा है। जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और इसके साथ साथ जुड़ करके ज्ञान और विज्ञान, आत्मनिर्भरता और विविध क्षेत्रों में प्रगति। आधारशिला कार्यक्रम में विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, उपायुक्त शशि रंजन, नगर पंचायत अध्यक्ष अर्जुन पाहन भी मौजूद थे। किफायती दर पर आवास निर्माण की शुरुआत से भूमिहीन गरीबों में उत्साह है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। आरक्षण के सवाल पर रांची में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की प्रदेश इकाई की ओर से 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी पंचायत चुनाव में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की। रांची सिविल कोर्ट में अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना के खिलाफ अधिवक्ताओं में आक्रोश है। अधिवक्ताओं ने आज एल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। रांची के चानो थाना क्षेत्र के मदरसा चौक बाजार टाण में बीती रात रॉयल टेलीकॉम नामक मोबाइल दुकान में दीवार तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। 1 महीने में मदरसा चौक के आसपास के दुकानों में 5वीं बार चोरी की घटना हुई है। कोडरमा जिला अंतर्गत खातियानी रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज करने के लिए मार्च माह में राजस्व शिविर का आयोजन हल्कावार करने का निर्देश उपायुक्त ने अंचला अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अपने अपने अंचल में हल्कावार शिविर का आयोजन करना संबंधित अंचलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। आरक्षण रोस्टर के बिना नियुक्तियां प्रकाशित करने के फैसले को लागू करने का ट्राइबल मेडिकल एसोसिएशन विरोध कर रहा है। इस फैसले के खिलाफ टीएमए के सदस्य आज काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। रांची स्थित रिम्स में चिकित्सकों ने निदेशक का घेराव भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मानव तस्करी के शिकार बच्चों को मुक्त कराने और उनको पुनर्वासित करने की मुहिम आकार लेती जा रही है। इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार साहिबगंज जिले की 5 बच्चियों और गोड्डा जिले के 1 बालक को दिल्ली में मुक्त कराया गया है। वहीं इनके साथ दुमका की एक महिला को भी स्कॉट किया गया है। गिरिडीह जिले में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक हार्डकोर नक्सली भगवान किस्कू को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है।
भगवान को पारसनाथ की तराई वाले खुखरा थाना इलाके के जंगल से पकड़ा गया है। लोहरदगा पुलिस ने 18 नक्सलियों का पोस्टर जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल से सिविल ड्रेस में निकलने की सूचना है। इन नक्सलियों की सूचना देने वालों को पुलिस पुरस्कृत करेगी और उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के साथ ही कई भारतीय भी वहां फंस गए हैं। इन्हीं में से रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी निवासी अजय कुमार भी शामिल हैं। बमबाजी के बीच अजय और उनके परिवार के सदस्यों ने अन्य लोगों के साथ बनाए गए अंडरग्राउंड बेसमेंट में शरण ली है। सांसद सुदर्शन भगत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में सदस्यों ने कई मामले उठाए जिसके समाधान की दिशा में पहल की गई। बैठक में अन्य पदाधिकारियों के अलावा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोपो, उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा और वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार भी शामिल हुए। रूस ने यूक्रेन की पूर्वी क्षेत्र दोनबास में विशेष सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस गई है। आज सवेरे यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई। यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव तथा देश के अन्य क्षेत्रों में बड़े धमाके सुनाई दिए। राजधानी कीव में हवाई अड्डे के पास गोलीबारी की भी खबर है। भारत यूक्रेन में तेजी से बदलती स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। सूत्रों ने बताया है कि भारतीयों विशेषकर विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय शेयर बाजार में भी भारी गिरावट आई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के महानतम स्वतंत्रता संग्रामों में से एक है। आजादी के सफर के आज के अंक में देखते हैं जब रॉलेट एक्ट पारित किया गया था और हमारे देश ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी। महात्मा गांधी ने 24 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया था और मुंबई में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ये आंदोलन प्रेस की स्वतंत्रता के दमन और बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने के विरोध में चलाया गया। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने आत्म बल से केवल मुसीबतों के जरिए ही मोक्ष प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों द्वारा निष्ठुरता से थोपे गए सुधारों के जरिए। रॉलेट एक्ट के तहत ज्यूरी की सुनवाई के बिना राजनीतिक मुकदमे चलाने की अनुमति दे दी गई और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को निलंबित करते हुए बिना मुकदमा चलाए ही संदिग्ध को नजरबंद रखने की स्वीकृति मिल गई। स्वतंत्रता सेनानियों ने इस कठोर अधिनियम का विरोध शुरू कर दिया। फलस्वरूप मार्च तथा अप्रैल 1919 के दौरान देश में उल्लेखनीय राजनीतिक जागृति आई। बड़े पैमाने पर हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए और प्रदर्शन हुए। अमृतसर में 9 अप्रैल को स्थानीय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को निर्वासित कर दिया गया। स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश ठिकानों पर हमले किए गए और 11 अप्रैल को जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला नरसंहार की घटना के बाद पूरा देश असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। मार्च 1922 में दमनकारी कानून कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार करते हुए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने रॉलेट एक्ट, द प्रेस एक्ट और 22 अन्य कानून वापस ले लिए। हम आज स्वाधीनता सेनानी नैनू राम का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 24 फरवरी 1892 को वर्तमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में हुआ था। नैनू राम कोटा रियासत में सब इंस्पेक्टर थे और बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वे 1920 से 1926 के दौरान कोटा में हड़ौती राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष बने और बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने तथा कृषि समस्याओं के समाधान के लिए बराड़ और बूंदी के प्रभावित लोगों को उन्होंने एकजुट किया। 1922 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बूंदी रियासत की जेल भेज दिया गया। 1926 से 1936 तक नैनू राम कोटा में हाड़ौती राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1934 से 1936 तक कोटा राज्य प्रजामंडल के कार्यकारी सदस्य के रूप में भी कार्य किया और मई 1939 में मंगरोल में इसके चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उदार और धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में नैनू राम ने कोटा रियासत में लोकतांत्रिक सरकार की वकालत की। रामगंज मंडी से पैतृक गांव निमाड़ा जाते समय 14 अक्टूबर 1941 को
उनकी हत्या कर दी गई। नैनू राम को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। हम स्वाधीनता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त का भी आज स्मरण कर रहे हैं। उन्हें 24 फरवरी 1933 को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था। शैलेंद्र का जन्म 1916 को तत्कालीन बंगाल के ढाका में हुआ था। वे क्रांतिकारी समूह श्री संघ के सदस्य थे। उन्हें शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया और प्रताड़ित किया गया। नजरबंदी के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस महान स्वतंत्रता सेनानी शैलेंद्र दत्त गुप्त को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। हम स्वाधीनता सेनानी बुंदोका भोत्रा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 24 फरवरी 1943 को हुआ। बोंदोका भोत्रा ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन के आह्वान पर ओडिशा में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और नवरंगपुर जेल भेज दिया गया। जेल में खराब स्थिति और चिकित्सा के अभाव के कारण वे बीमार हो गए। 15 फरवरी 1943 को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में कोरापुट जेल भेज दिया गया। जेल में ही 24 फरवरी 1943 को उनका निधन हो गया। भारत माँ के इस महान सपूत बोंदोका भोत्रा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 3 वर्ष पूरे, झारखंड में भी किसानों को मिला बड़ा सहारा। प्रधानमंत्री ने कहा देश के छोटे किसानों का बड़ा संबल बनी यह योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर होने वाले व्यय समेत कई अन्य प्रस्तावों को दी गई स्वीकृति। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से। सत्र के सुचारू संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने की सर्वदलीय बैठक। और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आईआईएम रांची के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छात्र छात्राओं के बीच बांटी डिग्रियां। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस